हाँ भाई, करें शुरू मिशन सीजी सेट 2026 की। किसी भी मिशन की शुरुआत करने से पहले आपको तैयार होना पड़ता है और आपके पास अब सीजी सेट 2026 के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, 90 दिन ही बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। तो आपको अपनी पेटी बांध लेनी है, कमर कस लेनी है और तैयारी अच्छे से शुरू कर लेनी है, ठीक है ना। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर सीजी सेट लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, लाइफ साइंस, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही लाइफ साइंस ट्यूटोरियल है। इस चैनल में लाइफ साइंस से संबंधित आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो लाइफ साइंस से रिलेटेड यूनिट 2, अब क्योंकि यूनिट 2 सेल है, सेल पूरे बायोलॉजी का बेसिक होता है, तो यूनिट 2 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, हर यूनिट से 100 200 300 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे। ये है पार्ट 1 और इसमें हम लोग आज क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के लेवल आज के थोड़े बेसिक्स रहेंगे। शुरुआत में हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर 2024 के सीजी सेट की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ गए थे। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो ये काम आएगा आपका, और थोड़े हायर लेवल के उनके भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हायर लेवल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें 20 क्वेश्चन आज करेंगे। कौन सा, यूनिट नंबर 2 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और कुछ ऑफर्स भी है जो मैं आपको बता देता हूं, आपने अगर कंटेंट परचेस नहीं किया है तो, ठीक है ना। पेपर 1 की तैयारी, अगर आपको टेंशन है कि कहां से करें पेपर 1 की तैयारी, तो पेपर 1 मोनिका मैम द्वारा लिखा गया हैंड रिटन नोट्स है, जिनका रैंक 2 था 2024 में। हमारे इसी चैनल में उनका पॉडकास्ट भी डला हुआ है, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये जो नोट्स है इसकी प्राइस अभी तक तो थी 599, लेकिन अब आपको 8 मार्च नहीं 8 जुलाई तक इस नोट्स की प्राइस 399 भी ज्यादा है क्या, चलो ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं 299। 8 मार्च तक, सॉरी 8 जुलाई तक ये नोट्स आपको, 8 जुलाई 2026 से पहले अगर आप परचेस करते हैं तो ये नोट्स मात्र 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई नहीं बोलेंगे कि सर 299, सीधा 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लो। ये टेस्ट सीरीज है पेपर 1 का, इसका भी प्राइस 499 है, इसको भी चलो मैं दे देता हूं 299 में। लेकिन ये सभी ऑफर कब तक के लिए रहेंगे, सभी ऑफर कब तक के लिए रहेंगे, 8 जुलाई, ठीक है ना। तो 300 रुपए में पेपर 1 का नोट्स, 300 रुपए में पेपर 1 का टेस्ट सीरीज। कैसे परचेस करना है, यहां पर नंबर दिया गया, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे 8319 570 306, ठीक। चलो, अगर बात करें सीजी सेट एग्जाम में पेपर 2 लाइफ साइंस के नोट्स की, तो कंप्लीट नोट्स हमने बनाया है। ये भी मोनिका मैम के द्वारा लिखा गया नोट्स है, उनका जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनका सीजी सेट में रैंक 2 है, बेस्ट नोट्स है। सीएसआईआर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपको काम आने वाला है। और ये आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगा, या हमारे ऐप, मेरा खुद का ऐप है बायोमास्टर लोकी, उसमें भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो डिजाइन स्पेशली फॉर सीजी सेट एग्जाम, और ये सीएसआईआर नेट के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8319 570 306, इसमें व्हाट्सएप करके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। होम डिलीवरी भी हो जाएगा, इसमें भी बढ़िया सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। और कोर्स भी है, सुदेश सर का जो कोर्स है ना, वो आप परचेस कर सकते हैं। इसको भी चलो डिस्काउंट में दे देते हैं, है ना। चलो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, इसका डिस्काउंट पता चल जाएगा। ये भी टेस्ट सीरीज है, इसको भी 299 रुपए में आपको दे देंगे 8 जुलाई से पहले, ठीक है। नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, सारी चीजें पता चल जाएगी। पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स है और पीजीटी बायोलॉजी का भी हैंड रिटन नोट्स है। आपको मैं सारे नोट्स दिखा सकता हूं, यहीं पर मेरे आसपास रखे हुए हैं। ये देखो, ये रहा, ये पूरे नोट्स है ऐसे बंडल में, ये पूरे आपके घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा एक एक नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। तो ये आप परचेस कर लो जल्दी से, बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसका भी टेस्ट सीरीज है। चलो पीजीटी बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज अगले 8 जुलाई के लिए 299 कर देते हैं। कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो नोट्स है इसकी भी जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये पीडीएफ कहां पर मिलेंगे, तो ये लाइफ साइंस ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और आप मुझे बायोमास्टर लोकी इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लो, एक बार जरूर चेक करना इंस्टाग्राम, क्योंकि रोज उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट बाइलिंगुअल डल रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, ठीक है ना। चलो, कोई भी दिक्कत है, दुख दर्द समस्या है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, सेल बायोलॉजी का है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लंबाई थोड़ी ज्यादा थी तो छोटा दिख रहा होगा, कोई नहीं, अपन चला लेंगे, ठीक है। मैं रीड कर देता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि हमारे चैनल का मेन खास बात ही यही है
यहाँ पर बाइलिंगुअल कंटेंट आपको आसान भाषा में दिया जाता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, असर्शन या कथन क्या बोल रहा है कि ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल और डबल मेम्ब्रेन। कथन ये बोल रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं या सेल्स के सभी कोशिकांग एकल या द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे होते हैं। क्या ये सही है? असर्शन, क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, यूकैरियोटिक सेल्स के सभी ऑर्गेनेल, सभी कोशिकांग एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बोल रहा है। मतलब सभी कोशिकाएं या तो सिंगल मेम्ब्रेन सभी कोशिकांग, सभी सेल ऑर्गेनेल्स या तो सिंगल मेम्ब्रेन की होंगी और या तो डबल मेम्ब्रेन की होगी। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, गलत है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जैसे आपके राइबोसोम, जैसे आपके सेंट्रियोल है ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, हाँ सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और आपके साइटोस्केलेटन, ये इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर, चलो मैं यहाँ पर इसको ना लिख ही देता हूं, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएगा आपका? पहला आ गया न्यूक्लियस, दूसरा आपका आ गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्या आ गया आपका? तीसरा आ गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये आपके डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हो गए। दूसरा आता है आपका क्या, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक कोशिकीय झिल्ली किसमें पाई जाती है? कोशिकांग झिल्ली। तो ये आपका आ जाएगा कौन कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा वैक्यूल, फिर आपका आ जाएगा लाइसोसोम, ठीक है, ये पेरोक्सिसोम भी आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं नो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, राइबोसोम। याद रखेंगे ना, अधिकतर बायोलॉजी एग्जाम में, पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, राइबोसोम हो गया, फिर आपका सेंट्रोसोम हो गया, है ना, सेंट्रियोल, फिर आपका हो गया क्या, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, हाँ सॉरी, साइटोस्केलेटन, ये रहा। तो सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन, ये तीनों पाया जाता है हमारे सेल में। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर असर्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब रीजन देखते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल नन ऑफ सेल ऑर्गेनेल कैन वर्क एंड एग्जिस्ट विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये बात भी गलत है भाई। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिकांग झिल्ली के बिना कार्य नहीं कर सकता, गलत है भाई। राइबोसोम के पास तो कोशिका झिल्ली पाई ही नहीं जाती, राइबोसोम के पास तो सेल मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी वो काम तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहां पर देखते हैं, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इफ को हटा देना, ये जो इफ है ना इसको भी हटा दो, ये इफ को भी हटा दो और इस इफ को भी बता दो। यहां पर हिंदी में यदि को हटा दो, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, है ना। यदि ये रहा, ठीक है, सी में यदि कहाँ है, ये रहा, और यहां पर यदि है, हटा दिए। ठीक, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि दोनों कथन गलत है, तो दोनों कथन गलत, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, नियत कथन और कारण दोनों असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, लेकिन ठीक है, बड़े क्वेश्चन है और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, समझ के सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजी जरूर होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा समझ के बनाओगे ना तो आसानी से बन जाता है, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं यहां पर करा दूं। ठीक है, चलो, अब आजकल भाई कूट वाले प्रश्न ज्यादा चल रहे हैं, कथन कारण वाले ज्यादा चल रहे हैं, तो उसी प्रकार के पैटर्न में हमको भी चलना पड़ेगा। ठीक, देखो, प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर विथ ईच अदर बोथ बट डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स। बोल रहा है पादप एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है ना।
पादप कोशिका प्लांट सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है एक दूसरे से एकदम मिलती जुलती है, बट वो डिफरेंट है किससे? एनिमल सेल से। कैसे? इन पोसेसिंग 70S राइबोसोम। तो भाई साहब 70S राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, मतलब 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल जो है यूकैरियोटिक में आता है, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक में आता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में आता है ना? तो प्लांट यूकैरियोटिक हो गया और प्रोकैरियोटिक की बात की गई है यहां पर, तो भाई 70S तो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बट जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक के क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ये देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ओनली 70S राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक जैसे कि आपके प्लांट एंड एनिमल, जितने भी यूकैरियोटिक है सभी, मैं प्लांट एंड एनिमल लिख दिया हूं, ठीक है, फंजाई भी आ जाएगा। तो इनमें क्या पाया जाएगा? आपका 70S प्लस 80S दोनों पाया जाता है। ठीक है, 70S याद रखेंगे किसमें पाया जाता है? 70S आपका क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक में पाया ही नहीं जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई ये वाला कथन तो गलत है कि इनमें सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है, गलत है। इन पोसेसिंग सेल वॉल, तो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल में और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन और देख लेते हैं। इन प्रोसेसिंग ग्लाइकोकैलिक्स, ये तो प्लांट के पास नहीं होता, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक के पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, प्लांट के पास नहीं होता, तो ये गलत हो गया। इन प्रोसेसिंग इंक्लूजन बॉडीज, ये भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है आपके प्लांट और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बट एनिमल में नहीं पाया जाता। और याद रखेंगे प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो आपके पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलो फिर क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ रिसर्चर मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रोटीन made by ribosome and eventually used to build a cell's plasma membrane. The protein in the membrane was actually slightly different from the protein made by ribosome. The protein was probably passed through. ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक रिसर्चर ने क्या किया, एक प्रोटीन के बारे में अवलोकन किया, ठीक है, जो कि राइबोसोम द्वारा निर्मित हुआ था। किसके द्वारा निर्मित हुआ था? राइबोसोम। अब भाई राइबोसोम में ही तो प्रोटीन बनता है, तो राइबोसोम द्वारा निर्मित हुआ था और अंततः कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को बनाने में उपयोग हुआ। ठीक है, झिल्ली में उपस्थित जो प्रोटीन है वो वास्तव में राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीन से थोड़ा सा अलग था। यह प्रोटीन संभवतः होकर गुजरा था, किससे गुजरा था? तो याद रखेंगे राइबोसोम से, मतलब राइबोसोम कहां होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम में प्रोटीन बना और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए RER से SER से होते हुए वो कहां जाता है? गोल्जी बॉडी में जाता है। और गोल्जी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, है ना, ये सब होता है। प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, फिर उसका टारगेटिंग, मतलब किस लोकेशन में उसे भेजना है। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? गोल्जी बॉडी में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे, गोल्जी एपरेटस को ही क्रॉस करके हमारे प्रोटीन्स जो हैं जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ऑर्गेनेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू नॉट कंटेन डीएनए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेट के कोशिकांगों में डीएनए उपस्थित नहीं होती, किसमें डीएनए नहीं होती है। तो हमको पता है कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है
ये तो आपका क्या है, बोल रहा है क्या कि किस सेट के कोशिकांगों में डीएनए उपस्थित नहीं होती। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए होता है लेकिन राइबोसोम के पास नहीं होता। ठीक है, कोशिकाएं डीएनए उपस्थित नहीं होते। ठीक है, परऑक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम इसके पास भी नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही है। तो ये रहा हमारा आंसर हो जाएगा ये, परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम के पास खुद का डीएनए नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता ही है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। लेकिन ये वाला सेट है, इस सेट में खुद का डीएनए नहीं होता, परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम इनके पास खुद का डीएनए नहीं होता, याद रखेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस आर फाउंड इन, ये सारे एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखेंगे जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अधिकतर एंजाइम्स जो है ना, हाइड्रोलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, ये है ना, तो ये सब पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली बोला जाता है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, खराब चीजों को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। चलो आगे बढ़े, तो एंजाइम रहेगा तभी तो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े आसान हैं, क्योंकि सीजी सेट 2024 में बहुत आसान क्वेश्चन आया था। क्या गारंटी है 2026 में ना आए, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। टफ क्वेश्चन के लिए अभी मैं टफ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, आगे प्रोसेस चलेगा भी। मिशन क्या चल रहा है, सीजी सेट 2026, 4 अक्टूबर, आपका 90 दिन बचा है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आपको जो भी चीज चाहिए, है ना, मेरा जो खुद का भी ऐप मैंने बनवाया है, बता देता हूं, बायोमास्टर लोकी, इस ऐप में आप जाओ, यहां पर ना आपको क्या क्या मिलेगा, जितने भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम के सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, एक ही जगह सारा कुछ मिलेगा, पूरा चीज इस ऐप में डालने की कोशिश है मेरी, है ना। यहीं पर आपको सभी एग्जाम के पीवाईक्यू, चाहे सीजी सेट हो गया, चाहे सीजी टेट हो गया, चाहे शिक्षक भर्ती हो गया, कोई भी एग्जाम जिनकी हम तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं, है ना, नहीं करवा रहे फिर भी कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, सारे सभी को यहाँ पर इस ऐप में सिलेबस, पीवाईक्यूज, फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, सस्ती में चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाले। ठीक है, तो ये इसमें नोट्स वगैरह मिलेगा। वीडियो कोर्स तो हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के ऐप में है, यहाँ पर नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमको पूछा गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, है ना, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है एटीपी बनाता है। आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एटीपी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर बात करें अगर 7th क्वेश्चन की, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो ये हमको बताना है। चलो बता दो भाई साहब, कौन सा है इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को आपको बताना है, बताओ जल्दी। बोल रहा है लैंप ब्रश डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है। लैंप ब्रश जो है बिल्कुल डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। और ये किसका क्रोमोसोम है पता है, लैंप ब्रश, ये है oocyte ऑफ एम्फीबियन क्रोमोसोम, मतलब एम्फीबियन के, एम्फीबियन मतलब मेढक वगैरह हो गए, उनके oocyte में जो क्रोमोसोम होता है ना, वही लैंप ब्रश क्रोमोसोम होता है। तो ये वाला तो गलत होगी, मतलब ये वाला तो सही है हमारा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे 22 ऑटोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम, और जो 23वां रहता है उसे एलोसोम बोलते हैं, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फिर सब मेटासेंट्रिक कौन से शेप का होता है, एल शेप का होता है, एल शेप का क्रोमोसोम होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात भी सही है, अभी इसका मैं बता दूंगा कैसे होता है। पॉलीटीन जो है वो oocyte ऑफ एम्फीबियन नहीं होता, याद रखेंगे, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, चलो अब मैं अगर बता दूं आपको, सब मेटा क्रोमोसोम के अरेंजमेंट की बात करें, है ना, तो एक होता है क्या, एम एस ए टी, ये याद रखेंगे, एम सेट। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है बताऊं, मेटासेंट्रिक। ठीक है, एस का मतलब होता है सब मेटा
सेंट्रिक, ए का मतलब होता है एक्रोसेंट्रिक और टी का मतलब होता है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक। तो ये जो मेटासेंट्रिक है ना, इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं यहां पर, मैं थोड़ा इसका लेंथ सॉरी विड्थ बढ़ा देता हूं। मेटासेंट्रिक मतलब होता है क्या, ये है अपना क्रोमोसोम और उसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा। चलो मैं ना ऐसे करता हूं, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये वाला ये क्रोमोसोम, ये वाला ये क्रोमोसोम और ये वाला ये क्रोमोसोम। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंट्रोमियर की, ठीक है, सेंट्रोमियर मतलब जो आपके जो क्रोमेटिड होते हैं उसके बीच में जो पाया जाता है ना सेंट्रोमियर, जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। तो यहां पर अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो बीचों बीच क्या पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की तो बीच से थोड़ा सा ऊपर यहां पर। अगर हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की तो एकदम एंडिंग पॉइंट पर, और अगर हम बात करते हैं टीलोमियर की तो ये ऊपर एकदम ऐसे, ये। ठीक है, ये है हमारा वो। अगर शेप की बात करें तो भाई ये वाला तो उल्टा वी शेप हो जाएगा। ये वाला कैसे बनेगा, वी शेप बनेगा नहीं, ऐसे बना देता हूं मैं। ये वाला क्या बनेगा, वी शेप। हेलो, बीच से इतना मोटा नहीं, ठीक है, हेलो, वी शेप बना। ठीक है, बीच में इसके क्या आ जाएगा आपका, यहां पर सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इस वाले की तो ये कैसे बनेगा, सेकंड वाला कैसे बनेगा, एल शेप बनेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये देखो एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप बोल सकते हैं इसे, एल शेप। ठीक है, फिर इस वाले की बात करें तो ये जे शेप बनेगा। कैसे बनेगा ये जे शेप, ये वाला ये वाला ये ऐसे जे शेप, सॉरी ये ऐसे जे शेप। ठीक है, तो ये जे शेप हो गया आपका, है ना, और ये वाला तो आपका टीलोमियर टी शेप, आई शेप हो गया। ठीक है, तो VLJI ऐसा याद रखेंगे। शेप पूछता है ना, इसीलिए इसको याद रखेंगे, बताने का पर्पस यही है, शेप पूछता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है किन चीजों में पार्टिसिपेट करता है, हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो किन चीजों में पार्टिसिपेट करता है, बताओ। फैटी एसिड ब्रेकडाउन में, या फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल्स में, या रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना वो सिक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्या करता है पता है, गोल्जी बॉडी में पहले प्रोटीन्स, फैट, सारी चीजें गोल्जी बॉडी में आती है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी उनका प्रोसेसिंग करके उनको दूसरे जगह जहां पर उस प्रोटीन को जाना है वहां पर भेजता है। कैसे, एक वेसाइकल में भर के। ठीक है, तो वेसाइकल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी ही तो कर रहा है। ठीक है, तो वेसाइकल का सिक्रेटरी वेसाइकल बोल रहे हैं, और क्योंकि इसी वेसाइकल में ही प्रोटीन को सिक्रेट किया जाता है गोल्जी बॉडी से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। चलो फिर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है। बेसिकली ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है ना। क्या ये पहला पॉइंट बोल रहा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, तो ए तो मुझे सही लग रहा है। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या होता है कि अपनी आधे काम को वो खुद कर लेता है, दूसरा पर डिपेंड नहीं रहता। मतलब कि उसके अंदर खुद का डीएनए भी होता है, वो एनर्जी भी बना सकता है, और खुद के कुछ प्रोटीन्स भी, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनके पास खुद के प्रोटीन बनाने की मशीनरी भी होती है ना। वो खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सारे प्रोटीन्स नहीं बनाते लेकिन कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है, अपने आधे कामों को वो खुद कर लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले से जो क्लोरोप्लास्ट है, उन्हीं के ही डिवीजन से वो बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं उनके विभाजन से बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट, पहले से जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उनके विभाजन से क्लोरोप्लास्ट, नया क्लोरोप्लास्ट बनता है। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है कि इनके पास डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए तो है बट इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी नहीं होती, बोल रहा है, लैक बोल रहा है। तो ये बात गलत है भाई। तो दूसरा सेंटेंस ठीक है, आधा दूसरे सेंटेंस का आधा तो सही है बट आधा तो गलत हो गया ना।
तो पहला हमारा जो ए सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला, ये तो सही है, लेकिन जो हमारा बी सेंटेंस है ये वाला, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए सही है बट बी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टीलोमियर शॉर्टनिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन सिग्निफाइज। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान टीलोमियर का छोटा होना संकेत करता है। टीलोमियर जब मतलब धीरे धीरे ना कोशिका में बहुत ज्यादा विभाजन होते जाता है ना, तो जो टीलोमियर होता है, क्रोमेटिड का जो टीलोमियर है वो छोटा होते जाता है, क्रोमोसोम छोटा होते जाता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों पता है? क्योंकि ये इंडिकेट करता है सेल एजिंग, मतलब कोशिकी बुढ़ापा, कोशिका बहुत ज्यादा अब पुराना होते जा रहा है, बुढ़ा गया है। ठीक है, लॉस ऑफ बेस पेयर्स फ्रॉम क्रोमोसोमल एंड्स, वही टीलोमियर क्या है, ये है क्रोमोसोम, है ना। तो टीलोमियर क्या होता है, इस एंड को टीलोमियर बोलते हैं। तो ये टीलोमियर जो है वो छोटा होते जा रहा है, धीरे 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 कोशिका पुराना होते जा रहा है, तो ये टीलोमियर क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस पेयर्स कम हो रहे हैं। भाई क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का ही तो बना है, डीएनए के पैकेजिंग से ही तो क्रोमोसोम बना है। तो क्योंकि डीएनए के बेस पेयर्स कम होते जा रहे हैं, इसीलिए टीलोमियर कम होते जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, कोशिका पुराना होता जा रहा है और बेस पेयर्स कम होते जा रहे हैं। डिक्रीज रेप्लिकेशन पोटेंशियल ऑफ सेल्स, बिल्कुल भाई, कोशिका जो है पुराना होते जाएगा तो उसके रेप्लिकेशन होने की क्षमता भी तो कम होते जाएगी ना। ठीक है, तो ये बात भी सही है, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसके आंसर है टीलोमियर शॉर्टनिंग के। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11, द इनिशियल असेंबली ऑफ आरआरएनए विथ राइबोसोमल प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोमल सब यूनिट अकर्स इन। तो आरआरएनए की जो प्रारंभिक संकलन जो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोमल उप इकाइयों का निर्माण करती है, यह कहां होती है? तो याद रखेंगे, जब भी आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए की बात करें, है ना, तो राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम जो है आपके आरआरएनए से ही बना होता है ना। तो वो जो राइबोसोम का फॉर्मेशन कहां होता है आपको पता है? न्यूक्लियोलस। अगर मैं बात करूं कि ये है हमारा कोशिका, और कोशिका के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? ठीक है, कोशिका के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इस तरीके से एक कोने में। ये कोना क्या कहलाता है? यही कहलाता है क्या? न्यूक्लियोलस। क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियोलस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये रहा। तो गलत है स्पेलिंग, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ना, यहीं पर राइबोसोम के दोनों सब यूनिट की असेंबली होती है। राइबोसोम बनता है किसकी मदद से? आरआरएनए की मदद से, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस आंसर हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, कोई भी आंसर गलत होगा ना तो जरूर कमेंट करके बताना। अब अपन भी इंसान ही है ना, कोई रोबोट या मशीन या एआई भी तो गलत करता है। ठीक है, भगवान तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करना, सर ये वाला क्वेश्चन गलत है, मैं दोबारा चेक कर दूंगा। हालांकि गलत नहीं होगा, मैं खुद कई बार क्रॉस चेक करके आपको आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो गलत होने के चांसेस कम है, बट हो सकता है गलत। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, सीख रहा हूँ, है ना। तो कोशिश मेरी है कि आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, लेकिन इंसान है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर, which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? हमने इसकी बात कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। इन्हें पूछा गया है कि कौन सा जो कोशिकांग है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। तो केंद्रक डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला। लेकिन जो लाइसोसोम है ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। सबसे पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही हम लोग इसकी बात किए थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, a plant scientist isolates a cell, enzymatically removes its rigid outer structure and places it in an isotonic solution for genetic manipulation। ठीक है,
द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो क्या किया है, एक वनस्पतिक वैज्ञानिक ने एक कोशिका को क्या किया, पृथक किया। कैसे, उसकी कठोर बाहरी संरचना को एंजाइम की सहायता से हटा देता है ना। एक कोशिका के सेल वॉल को, मतलब बाहरी संरचना तो वही है, कठोर बाहरी संरचना बोल रहे, तो सेल वॉल ही है, और वो भी क्योंकि कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल में ही पाई जाती है ना, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, कठोर स्ट्रक्चर को बाहर से हटा दिया उसने, ठीक है, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, और उसे आनुवंशिक हेर फेर के लिए समदाब या आइसोटोनिक घोल में रख दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में उस सेल को रख दिया, ठीक है। प्राप्त संरचना को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेल के बाहरी ठोस या हार्ड स्ट्रक्चर को उसने एंजाइम की मदद से हटा दिया और उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि अंदर की चीज और बाहर की चीज, मतलब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में रख दिया, मतलब आर पार अब कोई चीजें नहीं हो रही है, आदान प्रदान नहीं हो रही, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, अ सेल विदाउट सेल वॉल, अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमेशा याद रखना ये वाला सेंटेंस हमेशा गलत है, क्योंकि कोई भी सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं होती। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हटा दिए तो उसकी सारी चीजें तो गायब हो गई ना, है ना। भाई आप एक पॉलीथीन में पानी लेके जा रहे हो पूरा भर के, या चलो एक बलून है, गुब्बारा है, उसमें हवा भरा है, उस गुब्बारे को फोड़ दोगे तो खत्म ना भाई, लास्ट। वैसे ही एक सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने हटा दिया तो क्या बचा है, साइटोप्लाज्म ऐसे बह जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल है ही नहीं, तो ये सेंटेंस तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर अ सेल विदाउट न्यूक्लियस, अब भाई हमने बाहर की चीजों को हटाया है ना, बाहर की कठोर चीजों को हटाया है, न्यूक्लियस को थोड़ी हटाया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा। फिर बोल रहे अ सेल इन एक्टिव माइटोटिक डिवीजन, तो एक्टिव माइटोटिक डिवीजन, हाँ ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई बाहर की कठोर चीजों को हटाने से माइटोटिक डिवीजन का क्या रोल है ना। तो हमारा मेन आंसर हो जाएगा पहला आंसर ये, अ सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। क्योंकि भाई हमने क्या करा है, बाहर की कठोर चीजों को हमने नहीं हटाया, वो साइंटिस्ट ने हटाया है, सेल के बाहरी कठोर चीजों को हटा दिया है, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, ठीक है। तो अ सेल विदाउट सेल वॉल, एक ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, झिल्ली से युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं बता देना है। तो आपका लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है ही बिल्कुल, है ना। लाइसोसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और गोल्जी एपैरेटस भी सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डीएम मतलब मेरे को डायरेक्ट मैसेज मत करना, ठीक है। डीएम डबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये तो है, सही होना चाहिए यही। वैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा, राइबोसोम में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये यही हमारा, हाँ ये गलत हो गया। फिर क्रोमोसोम राइबोसोम में नहीं पाया जाता, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में नहीं पाया जाता। हमको बोला गया है कि कौन सा ग्रुप जो है मेम्ब्रेन युक्त होता है, तो ये है आंसर, ठीक है। क्या बोला गया, झिल्ली से युक्त कोशिकांग कौन से हैं, मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग, ये पहला वाला आंसर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्रोमेटिड्स आर क्रोमेटिन, इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में क्रोमेटिड या क्रोमेटिन बना होता है, क्रोमोसोम का ही पार्ट है ना। भाई अगर हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, और इसके क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम में यहां पर मैंने बनाया है 2 क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये एक क्रोमेटिड है और ये वाला एक क्रोमेटिड, और इन दोनों क्रोमेटिड के बीच में यहां पर बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसी सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क शेप का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई साहब, इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है, यहां पर ऐसे प्रेजेंट रहता है काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से आकर कौन जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो
हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्लांट और एनिमल सेल में क्रोमेटिड या क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ, किससे बना होता है क्रोमेटिड और या तो क्रोमेटिन सिर्फ डीएनए से बना होता है क्या? नहीं, डीएनए आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से, या तो डीएनए आरएनए प्रोटीन एंड सम फैट बॉडीज, नहीं, डीएनए आरएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखेंगे ये जो क्रोमेटिड है या क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिड है ना, ये जो क्रोमोसोम है इसका ये वाला पार्ट क्रोमेटिड हो गया, ये वाला पार्ट क्रोमेटिड हो गया। क्रोमेटिन क्या होता है? धागे नुमा संरचना। जब क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होता है और ज्यादा कॉइल होता है तब जाकर क्या बनता है? तब जाकर बनता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना होती है और वही जब और कॉइल होती है तब क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमेटिड और क्रोमेटिन किससे बनी होती है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर्स इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, वे गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर एक सिरे के पास स्थित होते हैं कहलाते हैं। तो हमने बात किया था 4 प्रकार के क्रोमोसोम देखे थे हम लोग, है ना। एक है क्या मेटासेंट्रिक, दूसरा है क्या सब मेटासेंट्रिक, तीसरा क्या था एक्रोसेंट्रिक और चौथा क्या था टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो यहां पर एक था वी शेप का, एक था एल शेप का, एक था जे शेप का और एक क्या था आई शेप का। ठीक है, और इनमें कैसे कैसे था, यहां पर ये सेंटर में था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा नीचे या ऊपर, एक था एकदम ऊपर वाले एंड में जे शेप का, क्या था ये एक्रोसेंट्रिक, और ये था एकदम टॉप में टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो हमको पूछा गया क्या कि गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर एक सिरे के पास में स्थित होते, एक सिरे के पास में, ये वाला देखो, ये एक सिरे के पास में उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब मेटा एक्रोसेंट्रिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक है और ये आपका टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, ये आपका मेटासेंट्रिक है और ये आपका सब मेटासेंट्रिक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, आपकी जो किसकी व्युत्पत्ति डेरिवेटिव है, कौन? न्यूक्लियर एनवलप, मतलब कि जो केंद्रक है ना, उसकी जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, किसकी डेरिवेटिव है? मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बता दो, जो आपके न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है? किसका डेरिवेटिव होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव होगा। ठीक है ना, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना आपके न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं कोशिका बना दूं तो ये हमारा चलो न्यूक्लियस को ही बना देता हूं। ठीक है, कोशिका नहीं बनाता, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी से जुड़ा होता है क्या? इसी से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है RER, तो इस साइड राइबोसोम का RER वाला पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, और उसके बाद आता है क्या? ये वाला पार्ट है RER जो न्यूक्लियस के तरफ होता है, और ये वाला पार्ट होता है आपका SER जो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो RER से ही जुड़ा होता है क्या? न्यूक्लियर एनवलप, तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है मुख्य रूप से किस कार्य में भाग लेती है? इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये तो गलत है, देखो लाइट को प्रकाश को पकड़ने और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम जो है आपका क्लोरोप्लास्ट का होता है, तो ये बात तो गोल्जी बॉडी के लिए गलत हो गया। ठीक है, किसका काम है ये? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा बोल रहा है
इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये आपका लाइसोसोम का काम है, ठीक है। डाइजेशन जब भी बोले तो लाइसोसोम, ठीक है। फिर बोल रहे एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो एनर्जी की बात किया तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला जो पॉइंट है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल, जैसे ही आप मॉडिफिकेशन वाला शब्द सुनोगे, ठीक है, किसका, प्रोटीन का, तथा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ये दोनों काम कहां होता है, यही काम होता है आपके गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना एक कोशिकांग के भीतर स्थित कोशिकांग होती है, बताओ कौन सी संरचना एक कोशिकांग के भीतर कोशिकांग होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, अब भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और क्या पाया जाता है बताओ, या ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो किसी दूसरे कोशिकांग के अंदर पाया जाता है। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी दूसरे कोशिकांग के अंदर पाया जाता है क्या, नहीं, ये तो आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। फिर मीजोसोम, ये भी किसी के अंदर नहीं पाया जाता, ये भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। राइबोसोम, ये कहां कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा, प्लस ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, प्लस ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है, प्लस ये RER में भी पाया जाता है, और प्लस ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। तो मतलब कि राइबोसोम जो है एक कोशिकांग है और ये दूसरे कोशिकांग के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पेरोक्सिसोम तो आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, जो कि कोशिकांग के अंदर या सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, इफ लिविंग सेल्स सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन अर्थ वर फाउंड ऑन अनदर प्लैनेट वेयर देयर वाज नो ऑक्सीजन, विच सेल ऑर्गेनेल वुड मोस्ट प्रोबेबली बी एब्सेंट, ठीक है। तो यदि पृथ्वी जैसी जीवित कोशिकाएं किसी ऐसे ग्रह पर पाई जाती है जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो इनमें से कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक संभावना है कि अनुपस्थित होगा। मतलब कि यहां जो पृथ्वी में, अर्थ में जो कोशिकाएं या सेल्स पाई जा रही है, वही सेल्स किसी ऐसे प्लैनेट या ऐसे ग्रह में पाई जाएंगी जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो कोशिका के अंदर या सेल के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग है वो एब्सेंट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो भाई ऑक्सीजन यहां है तो वो ऑर्गेनेल है, और ऑक्सीजन वहां नहीं है तो वो ऑर्गेनेल नहीं रहेगा। मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताना है आपको जो ऑक्सीजन यूज करता है। कौन यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी एपरेटस में तो कोई ऑक्सीजन का काम नहीं है, राइबोसोम को कोई जरूरत नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन क्या करता है पता है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और तभी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। FADH2 NADH है ना, इन सभी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। नहीं आया तो भी बताओ कमेंट करके, आया तो भी बताओ। और हाँ, ये जो नोट्स है 8 जुलाई से पहले नोट्स जरूर परचेज कर ले, पेपर 1 CG सेट जो कि मोनिका मैम के द्वारा लिखा गया है, रैंक 2 जिनका था, ठीक है। 299 रुपए में मात्र आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी 299, और वीडियो कोर्स वगैरह में भी ये नोट्स जो आप अपने घर मंगवा सकते हैं। बेस्ट नोट्स है, बहुत ही प्यार से इसे बनाया गया है, आप डेमो भी देख सकते हैं, जबरदस्त नोट्स है। एक बार जरूर डेमो देख लेना, भले परचेस करो ना करो, व्हाट्सएप करके मेरे से ना डेमो जरूर देख लेना इस नोट्स का, ठीक है। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा बहुत जल्दी आएगा, पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं, पार्ट 2 यूनिट नंबर 2 पार्ट 2 इसका अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।